नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, हिंदी विभाग, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। बीए भाग 3 की कक्षा में आप सबका स्वागत करते हुए आपको सबसे प्रथम मैं हिंदी के जो पेपर हैं उनका नाम आपको बताऊंगी। आपको बीए भाग 3 में हिंदी स्पेशल के 5 विषय होंगे। इन 5 में से विधा विशेष का अध्ययन, साहित्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान तथा प्रयोजनमूलक हिंदी, ये 5 विषय आपको स्पेशल बीए भाग 3 में होंगे। आज हम इसमें से पेपर क्रमांक 9 जो आपको 5वें सत्र में अध्ययन के लिए है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। पेपर क्रमांक 9, इस विषय का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, इन 4 कालों का अध्ययन करना है। इसमें जो यूनिट है जिसे हम हिंदी में इकाई कहते हैं, तो इसमें प्रथम इकाई जो है वह है आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत हम आदिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि या आदिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले पीरियड में हम आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं, उनका भी अध्ययन करेंगे। आज हम आदिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः 1050 से लेकर सन 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा गया है, जो हिंदी साहित्य के रचनाओं का आरंभ काल माना जाता है। किसी भी युग का साहित्य उस युग की पृष्ठभूमि से पनपता है, क्योंकि प्रत्येक युग का साहित्य अपनी युगीन परिस्थितियों की उपज होता है। तत्कालीन परिवेश में जनता को कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसी पर समसामयिक साहित्य की प्रवृत्तियां निश्चित होती हैं। इस तरह साहित्य पर अपने युग की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमियों तथा उनका प्रभाव लक्षित होता है। सन 1050 से लेकर 1375 तक का कालावधि आदिकाल के लिए बहुमान्य है, परंतु कुछ विद्वानों ने 700 से आदिकाल का प्रारंभ स्वीकार किया है। अतः हर्षवर्धन की मृत्यु के समय से ही परिस्थितियां तथा उनका अध्ययन करना योग्य होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम सबसे प्रथम आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि का या राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की संगठित शक्ति खंड खंड हो गई, यानी विखंडित, विशृंखलित हो गई। गहरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजाओं ने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए और अंत तक आपस में लड़ते रहे। परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वे इस्लामियों का सामना करने में असमर्थ रहे। फलतः हिंदू साम्राज्य का अस्त और इस्लामी सत्ता का उदय इस काल की विशेषता रही है। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने इन राजाओं के आपसी बैर का लाभ उठाया। सन
710 से 11 में उसने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा दाहिर ने अपने पुत्र समेत उनका सामना किया, परंतु बौद्धों के तटस्थ स्वभाव और जाटों ने आक्रमणकारियों का साथ देने से राजा पराभूत हो गए और सिंध को प्रवेश द्वार बनाकर मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण शुरू किए। हम देखते हैं कि इस तरह तत्कालीन राजा महाराजाओं की आपस में जो भेदभाव और संकुचित राष्ट्रीयता थी, इसी कारण यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित किया। मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत की लूट की गई। 10वीं शती में भारतीय राजाओं को परास्त कर मोहम्मद गजनवी गजनी के राज्य पर आसीन हुए। फिर उसने पंजाब कांगड़ा को जीत लिया और मथुरा कनौज की लूट की। उत्तर भारत में यह सब हो रहा था, तब दक्षिण भारत का शक्तिशाली चोल राजा राजेंद्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक के प्रदेश को जीतकर अपना राज्य विस्तार कर रहा था। अगर वह गजनवी का विरोध करने में उत्तरी भारत के राजाओं का साथ देता तो शायद भारत गजनवी की लूट से बच जाता। यानी उस समय अगर इन राजाओं को अन्य राजाओं ने भी साथ दी हुई होती तो गजनवी पराजित होकर वापस लौट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण भारत के एक एक राजा पराभूत होते गए और मोहम्मद गजनवी ने पूरे भारत की लूट की। शहाबुद्दीन गौरी का उत्तर भारत में राज्य विस्तार। मोहम्मद गजनवी के बाद गजनी की राजगद्दी पर शहाबुद्दीन गौरी विराजमान हुआ। उस वक्त दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कनौज में गाहड़वाल वालों के शक्तिशाली राज्य थे। ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले थे। शहाबुद्दीन गौरी ने जब गुजरात पर हमला किया तब अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान अबू तक अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उसके बाद उसने अपने ही देश के जुजौती के राजा परमरदेव पर हमला किया। दोनों देशों राजा आपस में लड़ते लड़ते क्षीण हो गए और इसी समय शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। कनौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण पृथ्वीराज को हारना पड़ा। गौरी ने पहले उसे बंदी बनाया, फिर मार भी दिया। उसके बाद गौरी ने कलिंग और कलिंजर को भी जीत लिया। इस तरह पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता फैल गई। यानी जब पृथ्वीराज चौहान इन परकीय आक्रमणों से लड़ रहे थे तब उनका साथ अन्य राजाओं ने नहीं दिया और राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण ही पृथ्वीराज को हारना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज इससे पहले कितनी बार मोहम्मद गौरी हार चुका था, शहाबुद्दीन गौरी हार चुका था। बहुत सारे युद्धों के पश्चात, पराजित होने के पश्चात केवल जयचंद के षड्यंत्र के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मुस्लिम सत्ता भारत में फैल गई। देशी राजाओं की संकुचित राष्ट्रीयता के दुष्परिणाम का भी आदिकाल के साहित्य पर हमें दिखाई देता है। बात राजा दाहिर की हो, चोल राजा राजेंद्र की हो, पृथ्वीराज चौहान की हो या और किसी भी समसामयिक देशी राजा की, इनमें वैयक्तिक वीरता होते हुए भी इन्हें विदेशी आक्रमणों के सामने परास्त होना पड़ा। इसका कारण था कि इनकी संकुचित राष्ट्रीयता, यानी अपने छोटे से राज्य को राष्ट्र मानना, यह उनकी संकुचित राष्ट्रीयता थी। इस वक्त के राजा अपने अधीनस्थ प्रदेश को ही अपना राष्ट्र समझते थे, पूरी हिंदुस्तान को वे अपना राष्ट्र नहीं समझते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण
देशी राजा आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष करते रहे। इस स्थिति का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और एक एक करके सारे देशी राजाओं को समाप्त कर दिया। अगर सभी देशी राजा विदेशी शक्ति का सामना करने में अपनी संगठित शक्ति का परिचय देते तो आज भारत का मानचित्र कोई और होता। यानी जो राजा परकीय आक्रमण का विरोध करते थे उनका साथ अन्य राजाओं ने भी दिया होता तो शायद आज भारत का नक्शा जो है बहुत विस्तारित और बड़ा होता। जनता की दयनीयता, राजाओं की आपसी लड़ाइयाँ, विदेशी आक्रमण, अंतकलह, द्वेष, ईर्ष्या, सामंतवाद का बोलबाला, अव्यवस्था, गृह कलह, हर स्तर पर जन्मा दयनीयता का शिकार होना पड़ता था। हर स्तर पर सामान्य जनता को दयनीयता का शिकार होना पड़ता था। परिस्थिति के अनुकूल जनता 3 वर्गों में बढ़ चुकी थी। एक वर्ग वीरता को ही अपना धर्म मानता था तो दूसरा वर्ग युद्धमय वातावरण में आक्रांत होकर अध्यात्म की ओर उन्मुख था और तीसरा वर्ग कवियों का था जो वीरों की गाथाओं का बयान करना अपना कर्तव्य समझता था। इस प्रकार जिस राज्य में राजनीतिक स्थितियां अस्थिर हो उस राज्य में जनता की अवस्था दयनीय ही हो सकती है और यह आदिकाल में हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दीनहीन दशा के कारण उस युग में जनता जो थी दयनीय थी। ऐसे में उच्च सामाजिकता की आशा हम नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक परिस्थितियां आदिकाल में किस प्रकार की थी। जिस समय की शासन और धर्म की अवस्था हीनता की चरम सीमा पर पहुंची हो उस समय उच्च सामाजिक अवस्था की आशा करना निरर्थक है। सामान्य जनता की हीन दशा, सामान्य जनता अशिक्षित थी, युद्ध, अशांति, निर्धनता के कारण जनता आक्रांत थी। उसके लिए जीवन यापन के साधारण मार्ग भी दुर्लभ बन गए थे। सारी जनता हीन दशा से गुजर रही थी। संपूर्ण व्यवस्था विशृंखलित एवं निराशाजनक थी। परिणाम स्वरूप जनता का मनोबल कम हुआ था। जनता पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप और साधु सन्यासियों के वरदानों से अकाल, महामारी, युद्ध से बचने की आशा करती थी। जनता में व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक आदर्श का अभाव था। खान पान, विवाह के कई बंधनों से जनता को गुजरना पड़ता था। फिर भी पवित्रता के स्थान पर भोग विलास और अश्लीलता समाज में व्याप्त थी और यह सब उस समय के विलासी राजाओं की देन थी। राजा और सामंतों का विलासी जीवन, आदिकाल के राजा ऐश्वर्य संपन्न थे। उनका जीवन विलासमय था। वे भोगवादी प्रवृत्ति के थे। वे बहुपत्निक हुआ करते थे। उनके अंतःपुर में उपपत्नियां और रखेलियों की तथा रक्षिताओं की भरमार थी। यद्यपि राजपूत राजाओं में वीरता और आत्मोत्सर्ग की भावना जोरों पर थी तथापि स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर भी सुंदर स्त्रियों के लिए युद्ध खेलना राजपूतों के लिए सामान्य बात थी। राजकुमार राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कामशास्त्र, काव्य, नाटक, गणित, नवरस, मंत्र, वशीकरण आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। आदिकाल में या आदिकालीन परिस्थिति में नारी का स्थान जो था वह बहुत ही निम्न स्तर का था। आदिकाल स्त्री केवल भोग की वस्तु थी तथापि भिन्न स्थितियों में माता, पत्नी, बहन के रूप में वह सम्मानित थी। इस वक्त पितृसत्ताक कुटुंब प्रणाली का प्रचलन था।
फिर भी परिवारों में गृहलक्ष्मी के रूप में नारी का सम्मान हुआ करता था। मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा को बढ़ावा मिल जाता था और नारी जीवन की दृष्टि से असंतोषजनक बात थी। राजपूत रमणियां युद्ध में हार होने पर जौहर करती थी। तात्पर्य, इस वक्त या इस समय में नारी जीवन मूल्यहीन था। नारी को कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। नारी की ओर सभी भोग विलास की दृष्टि से ही देखा करते थे। इस प्रकार आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियों में या समाज में नारी का बहुत ही निम्न स्तर था और ऊपर से जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और यहाँ मुस्लिम शासनकाल चलने लगा, तब तो नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। जातीयता। आदिकाल में वर्णाश्रित जाति व्यवस्था थी। गुण और कर्म का मूल्य समाप्त हुआ था। जातियों में अनेक उपजातियां बन चुकी थीं। ब्राह्मणों की पूजनीयता का ह्रास हो रहा था। निम्न जातियों के जो लोग वेद विरोधी थे, वे सिद्ध बनते थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। छुआछूत के नियम कड़े थे। राजपूतों में स्वामी भक्ति जोरों पर थी। इस प्रकार हमने आज आदिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास, इस प्रश्न पत्र का जो स्वरूप तथा उसका अंक विभाजन है, यह बताते हैं। पूरे पाठ्यक्रम पर पहला जो प्रश्न होगा वह पूरे पाठ्यक्रम पर होगा और उसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें 10 अंक होंगे। दूसरा प्रश्न इकाई 1 पर लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें 3 में से 2 आपको लिखने हैं, उसके लिए भी 10 अंक है। प्रश्न क्रमांक 3 इकाई 2 पर होगा जो सिर्फ टिप्पणियों के लिए आएगा। उसमें भी 3 आपको टिप्पणियाँ होगी, उसमें से आपको 2 लिखनी है, उसके लिए अंक है 10। प्रश्न क्रमांक 4 जो इकाई 3 और 4 पर, जिसमें आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे और यह प्रश्न अंतर्गत विकल्प के साथ होंगे। यह भी 10 अंकों के लिए है। कुल मिलाकर 40 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा। तो इस प्रकार हम आगे भी हिंदी साहित्य के आदिकाल का अध्ययन करेंगे। जो अगला टॉपिक है उस पर हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।